बेसिकली जो रिसोर्सेज होते हैं वो ह्यूमन बींग्स की नीड्स को पूरा करने का काम करते हैं। अब ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस बात का अंदाजा आप इससे लगा सकते हो कि पास्ट के टाइम पे ह्यूमन के पास रिसोर्सेज की कमी होती थी, जिस वजह से उसे काफी ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता था। लेकिन जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन का एरा आया और साथ ही टेक्नोलॉजी हमें ग्रो देखती हुई मिली, तो हमारे पास जो रिसोर्सेज थे वो अच्छे खासे अवेलेबल होते चले गए। अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो आज हमारे पास हर एक सेक्टर में अच्छे खासे रिसोर्सेज अवेलेबल है जो हमारी नीड्स को और ज्यादा अच्छे तरीके से पूरा करने का काम कर रहे हैं। लेकिन हमें इसमें एक चीज का अच्छे से ध्यान रखना है कि अब क्या है कि ग्रीडीनेस में ना कुछ ज्यादा बढ़ गया है। हर कोई चाहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा अपना प्रॉफिट अर्न करे, जिसकी वजह से वो अंधाधुंध रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट भी करने का काम कर रहा है, जिसकी वजह से जो नेचुरल चीज है वो और ज्यादा खराब होती जा रही है। ना कि ये जो है सिर्फ हमारी प्रेजेंट जनरेशन पे बल्कि आने वाली जनरेशन के ऊपर भी इसका नेगेटिव असर हो सकता है। अब बेसिकली बच्चों आपको इस लेसन के अंदर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के अंदर इन सभी चीजों के बारे में बताया गया है। फिर चाहे इनके टाइप्स हो, कौन कौन सी कैटेगरी में ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्या इनके लिए मेजर स्टेप उठाया गया है, आज की इस वन शॉट वीडियो में हम कंप्लीट जानने वाले। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले अगर देखा जाए इस लेसन का मेन कंटेंट, तो आपको इन सभी चीजों को कवर करना है। अब बेसिकली एग्जाम में कोई भी इन्हीं में से आराम से पूछ ले जाते हैं। अब ये जो लेसन है आप कह सकते हो इजी टू हार्ड है, यानी कि कुछ ही ऐसे टॉपिक्स होंगे जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द ऐसे टॉपिक्स है जो आपको वन लाइनर में ही समझ आ जाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे रिसोर्सेज को लेकर। जैसे कि हमने शुरुआत में कहा था कि एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट, वो सभी चीजें जो हमारे एनवायरमेंट में अवेलेबल है विच कैन बी used to satisfy our needs, जो कि हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करने का काम करते हैं, एंड प्रोवाइडेड इट टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फीजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल कैन बी टर्म एज अ रिसोर्स। तो ये सब चीजें रिसोर्स कहलाती है। तो आसान भाषा में यह बताया गया है कि वो चीजें जो एनवायरनमेंट के अंदर अवेलेबल होती है और हमारी नीड्स को पूरा करने का काम करती है, तो वो रिसोर्सेज कहलाया जाता है। बस इसकी कुछ कंडीशन होती है कि ये टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, यानी कि इनका हमें यूज आना चाहिए, साथ ही इकोनॉमिकली फीजिबल होने चाहिए, इतने भी कॉस्टली ना हो जिससे कि इसका नेगेटिव असर पड़े, और कल्चरली लोगों के द्वारा ये एक्सेप्टेबल होने चाहिए। तो इस कंडीशन में हम उसे रिसोर्स का एग्जाम्पल दे सकते हैं। अब यहाँ पे ट्रायंगल बनाया गया, बीच में आप देखते हो ह्यूमन बींग्स है। तो सिंपली क्या करता है ह्यूमन बींग्स, टेक्नोलॉजी का यूज करता है नेचर के अंदर इंटरफेयर करने के लिए, और वो एस्टेब्लिश करता है इंस्टीट्यूशन, जिसकी वजह से मार्केटिंग गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल हो पाती है ताकि वो लोगों की नीड्स के काम आ सके। तो ये तो रिसोर्सेज हो गया। अगर हम देखें इनके क्लासिफिकेशन को, ये 4 टाइप से डिवाइडेड है, जैसे ओरिजिन, एग्जॉस्टिबिलिटी, ओनरशिप और डेवलपमेंट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। तो ये बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, एक होता है बायोटिक, दूसरा होता है अबायोटिक। नाम से पता चल रहा है लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बात हो रही है। जिन चीजों में जान होती है वो बायोटिक होते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स हो गया, प्लांट्स, फिशेस, एनिमल, ये इस कैटेगरी में आते हैं। और जो अबायोटिक होते हैं जिन चीजों में जान नहीं होती, निर्जीव जिन्हें कहा जाता है, जैसे रॉक्स, मेटल, वाटर, सॉइल, ये सारी चीजें। इसके अलावा एग्जॉस्टिबिलिटी की बात करें तो ये भी 2 टाइप के होते हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। आपको इन सबके एग्जांपल याद रखने, क्योंकि 1 मार्क एमसीक्यू में किसी का भी एग्जांपल आपसे पूछ ही ला जाएगा। अगर रिन्यूएबल नाम से पता चल रहा है कि चलो एक बार हमने इसका यूज कर भी लिया तो हम दोबारा से इसे रिन्यू करेंगे, ठीक है। तो ये सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, ये सारी चीजें जो आज के समय में इनका यूज भी काफी ज्यादा हो रहा है। लेकिन नॉन रिन्यूएबल में क्या होता है कि अगर ये एक बार इनका कंजप्शन कर लिया गया, इनको यूज कर लिया गया, तो दोबारा से इसे रिन्यू करने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर लग जाएंगे, जो काफी बड़ा टाइम होता है। इसके अंदर ऑयल को, न्यूक्लियर, पेट्रोलियम, मेटल्स, ये सारी चीजें इंक्लूडेड है, इसलिए इसे कंजर्व करने की भी ज्यादा नीड होती है। अगर हम तीसरी बात करें, ओनरशिप के बेसिस पे रिसोर्सेज 4 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है इंडिविजुअल, जैसे कि आपकी कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी हो सकती है, चाहे वो आपका घर हो, आपकी बाइक हो, या कुछ भी चीज हो सकती है जो जिसके ऊपर जो राइट है वो आपका होता है, तो ये इंडिविजुअल रिसोर्सेज होते हैं। दूसरा आता है जिसके ऊपर ना आपका राइट है ना किसी दूसरे का राइट है, यानी कि वो कम्युनिटी के लिए बनाया गया है, जैसे आप जो पब्लिक पार्क्स होते हैं या फिर पब्लिक हॉस्पिटल्स हो गए, गवर्नमेंट स्कूल्स हो गए, ये सभी का इसके ऊपर राइट्स होता है। तीसरा होता है नेशनल। अब बेसिकली हर एक कंट्री के अपने अपने रिसोर्सेज होते हैं, जिसके अंदर इंडिविजुअल, कम्युनिटी, हर एक टाइप के आ जाते हैं। तो हर एक वैसे रिसोर्सेज कंट्री के अंदर नेशनल
इंटरनेशनल ही कहलाया जाता है। एक होता है इंटरनेशनल जिसके ऊपर किसी का भी राइट्स नहीं होता, फॉर एग्जांपल जैसे ओशियन हो गया, तो एक ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे परमिशन के अकॉर्डिंग आपको ये यूज करने को मिल सकता है। ये 4 टाइप के ओनरशिप वाले होते हैं, ठीक है। लास्ट अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट में हम सबसे पहले बात करते हैं पोटेंशियल, यानी कि उन रिसोर्सेज को जिनके अंदर पोटेंशियल है कि वो यूटिलाइजेशन उनका हो सकता है। जैसे आप राजस्थान गुजरात में देखोगे कुछ ऐसे रिसोर्सेज है जिनमें अच्छी खासी पोटेंशियल है, फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, क्योंकि ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, अगर हम इनका यूज कर लेंगे तो दोबारा से इनको बनाया जा सकता है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि इनको बनाने में कॉस्ट थोड़ी ज्यादा आती है, थोड़े महंगे होते हैं। दूसरा होता है डेवलप, जिनका हम ऑलरेडी यूज कर रहे हैं क्योंकि हमें इनकी क्वालिटी क्वांटिटी जो है वो अच्छे खासे पता है, तो इसलिए डेवलप रिसोर्सेज है जो ह्यूमन बीइंग से काम आ रहे हैं। तीसरा है स्टॉक, अब हमें नहीं पता कि कुछ ऐसे रिसोर्सेज है वो हमारे पास अवेलेबल तो है लेकिन हमें पता ही नहीं कि इसको यूज कैसे करना है, तो इसे हम स्टॉक वाली कैटेगरी में रखते हैं। और चौथे होते हैं रिजर्व, हमें पता है वहां पर रिसोर्सेज अवेलेबल है लेकिन हम अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग का यूज करना चाहते हैं, तो इसलिए अभी हम इनका यूज नहीं कर रहे हैं। तो ये 4 टाइप्स के आपको स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग रिसोर्सेज देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेवलपमेंट रिसोर्सेज के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि जो रिसोर्सेज होते हैं वो एक तरीके से ह्यूमन सर्वाइवल के लिए काफी ज्यादा वाइटल माने जाते हैं, यानी प्रीशियस होते हैं। ऐसा बिलीव किया जाता है कि यार रिसोर्सेज तो फ्री गिफ्ट है नेचर की तरफ से, सो दैट इज व्हाई ह्यूमन बीइंग्स जो है वो एक तरीके से आप कह सकते हो कि इनडिस्क्रिमिनेटली तरीके से इनका यूज कर रहा है, जिसकी वजह से मेजर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। वो कौन कौन सी है उसे देखेगा। सबसे पहले डिप्लेशन, अब जो बड़े बड़े जो ओनर होते हैं, जो मालिक होते हैं, वो क्या करते हैं, रिसोर्सेज का अपने काम के लिए ज्यादा यूज करते हैं, उसमें अंदर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसकी वजह से उनको आउटपुट ज्यादा मिलता है। फिर इस चीज का वो ध्यान नहीं रखते कि इससे एनवायरमेंट को क्या नुकसान होगा। इसके अंदर आप सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज को भी कनेक्ट कर सकते हो, जिसकी वजह से इंडस्ट्री में सुबह शाम इतना काम चलता है, उससे निकलने वाला पानी एक तरीके से रिवर में जाता है, वो रिवर को भी खराब कर देता है। या फिर फॉग हो गया, वो एनवायरमेंट में फैल जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है। तो डिप्लेशन हो गया पहली चीज। दूसरा हो गया, अब रिसोर्सेज की वजह से हमें सोसाइटी के अंदर एक्युमुलेशन देखने को मिलता है, यानी कि जिनके पास रिसोर्सेज ज्यादा तो वो रिच कैटेगरी में आ गए, जिनके पास रिसोर्सेज की कमी है वो लो कैटेगरी में आ गए, जिसकी वजह से अमीर गरीब जैसे चीजें जो है हमारी सोसाइटी में डेवलप हो चुकी है। और एक ये भी रीजन है कि लोग कुछ इतना ज्यादा यूज कर रहे हैं जिसकी वजह से सिर्फ एक दो के पास नहीं, और सभी को इससे प्रॉब्लम हो रही है, यानी कि एक्सप्लॉयटेशन, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग का बढ़ना। अगर आप पहले के टाइम पे देखोगे और आज के टाइम पे देखोगे, जमीन आसमान का आपको फर्क देखने को मिल जाएगा, क्योंकि हमने हर एक चीज के अंदर टेक्नोलॉजी का यूज करके अपनी नीड्स को हर बार सेटिस्फाई करने की कोशिश की है। जैसे पहले के समय अगर हमें गर्मी लगती थी तो एसी अवेलेबल नहीं होता था, हम आराम से नेचुरली सर्वाइव कर जाते थे। लेकिन आज के समय अगर हमें छोटी हुई चीज की प्रॉब्लम होती है तो टेक्नोलॉजी का यूज करके हम उससे अपनी नीड्स को एक तरीके से सेटिस्फाई कर लेते हैं, लेकिन इसका असर कहीं ना कहीं नेचुरली काफी ज्यादा गलत तरीके से पड़ता है। अब इसी चीज को ध्यान में रखते हुए एक मेजर स्टेप लिया गया था जिसको हम कहते हैं सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब ये होता क्या है उसे समझिएगा और मेजर स्टेप क्या लिया गया था उसे भी जान लीजिएगा। सबसे पहले सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब होता है कि डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। तो सस्टेन का मतलब होता है कि ऐसा यूज करो कि आने वाली जनरेशन को ना उसका खामियाजा ना उठाना पड़े, यानी कि आपको ऑब्वियसली रिसोर्सेज हमारे यूज के लिए ही होते हैं तो हमें उनका यूज भी अच्छे से करना चाहिए, लेकिन चीजों का ये ध्यान रखना चाहिए कि हम डैमेज ना करें एनवायरनमेंट को, और साथ ही जो फ्यूचर जनरेशन है उनके साथ वो चीजें कंप्रोमाइज ना करने पड़े, क्योंकि हमें आने वाले टाइम में भी इन चीजों को एक तरीके से कंजर्व करके रखना है ताकि हमारी आने वाली जनरेशन इनका यूज कर सके। अब इसी चीज को ध्यान में रखते हुए एक मेजर स्टेप लिया गया था ताकि ये जो डेवलपमेंट हो रहा है वो अच्छी चीज है, लेकिन इससे होने वाले जो नुकसान है उनको एक तरीके से कंट्रोल में लाया जाए। तो उसके लिए एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अपनाया गया था। वो था क्या, देखिए रियो डी द जेनेरियो, ये एक तरीके से पहले ब्राजील की कैपिटल हुआ करती थी, अब नहीं है, ठीक है, अब वहां की एक सिटी है। 1992 में वहां पे एक समिट हुआ था जिसे अर्थ समिट के नाम से जाना जाता है, इसे आप रियो समिट भी कह सकते हो क्योंकि ये वहां की पहले की कैपिटल में हुआ था। इन जून 1992 मोर देन 100 हेड्स ऑफ द स्टेट मेट इन रियो डी द जेनेरियो ब्राजील फॉर द फर्स्ट इंटरनेशनल समिट। तो ये एक इंटरनेशनल अर्थ समिट थी। इस समिट का एक मेन कॉन्सेप्ट था कि वो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को फॉलो करेगी ग्लोबल लेवल पे, और इसके अंदर ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को एक तरीके से एक्सेप्ट किया गया था, एनसेंबल करने की बात की गई थी। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए एक एजेंडा अपनाया गया था, एजेंडा 21। अब ये एजेंडा 21 जो काम करता है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर करता, यानी कि एक डिक्लेरेशन की बात हुई थी जिसमें हंड्रेड्स ऑफ से भी ज्यादा कंट्री ने उसके पास साइन किया था, जिसमें उन्होंने बोला था कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हैं, यानी कि जो डेवलप कंट्री है स्पेशली वो ज्यादा नुकसान
नुकसान करती है एनवायरमेंट को, क्योंकि वहां पे आपको ज्यादातर चीजें डेवलप ही मिलेगी। तो इसलिए खामियाजा उतारने के लिए वो सबसे पहले आगे है, फिर उसके बाद डेवलपिंग कंट्री, फिर अंडर डेवलप। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हैं कि अगर कोई नुकसान करेगा तो उसका खामियाजा भी उसे उठाना पड़ेगा, जिसके लिए वो कुछ फंड रेस करेगा। और इसके लिए वो गवर्नमेंट, जो हर एक कंट्री की जो गवर्नमेंट है, उसको भी एक स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए ऑर्डर दिए जाएंगे ताकि वो अपनी जनता से करवाए और ये एनवायरमेंट के जो होने वाले नुकसान है उनसे बच सके। तो ये था रियो डी जेनेरियो, जिसके अंदर एजेंडा 21 को अपनाया गया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को फॉलो करने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिसोर्स की प्लानिंग को लेकर। देखिए प्लानिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, फिर चाहे वो एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए हो, या फिर एक इंजीनियर के द्वारा बनाई गई बिल्डिंग की हो, या फिर रिसोर्स को लेकर प्लानिंग हो। तो प्लानिंग तो हर एक सेक्टर में आपको काम आती है, यानी एक हमें डायरेक्शन प्रोवाइड कराता है जिसके अकॉर्डिंग हम उसके ऊपर एग्जीक्यूट कर सके। प्लानिंग इज द वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटेजी फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज। इट हैज इंपॉर्टेंट इन अ कंट्री लाइक इंडिया व्हिच हैज ह्यूज डाइवर्सिटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। तो देखो वैसे तो जरूरी है, लेकिन जब बात इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू की आती है ना, तो वैसे भी और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है रिसोर्सेज की प्लानिंग करना, क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत बड़ी ह्यूज एक तरीके से डाइवर्सिटी देखने को मिलती है रिसोर्सेज को लेकर। यहां पे कुछ एग्जांपल भी बताया गया जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि ये जो डाइवर्सिटी वो किस टाइप की बताई जा रही है। देखिए यहां पे मैंने कुछ आपके लिए स्टेट्स रखे हैं जिससे आपको आइडिया लगेगा कि डाइवर्सिटी किस चीज को लेकर है। अगर मैं आपको बताऊं झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इन तीनों स्टेट्स के बारे में, तो ये मिनरल्स एंड कोल के मामले में काफी अच्छे खासे, यानी कि इनके पास अच्छा खासा मिनरल्स एंड कोल का है। झारखंड तो एक ऐसा स्टेट है जहां पे इतने सारे माइनिंग हमेशा करती ही रहती है सरकार, क्योंकि उन्हें पता है यहां से मिनरल्स और कोल अच्छी खासी क्वांटिटी में उन्हें मिल जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करें, जो नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है, तो यहां पर वाटर रिसोर्सेज आपको अच्छी खासी क्वांटिटी में मिल जाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर की जब बात आएगी तो इसमें कहीं ना कहीं वो लैग कर जाएगा। उसी तरह हम राजस्थान की बात करें तो यहां पे सोलर और विंड एनर्जी, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी के रिसोर्सेज है, ये अच्छी खासी आपको मात्रा में मिल जाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहां पे जब वाटर रिसोर्सेज की बात आएगी तो ये कहीं ना कहीं लैग कर जाएगा। तो आप देखोगे डाइवर्सिटी कहीं पे ज्यादा तो कहीं पे कम। सो दैट इज द रीजन कि सेंट्रल गवर्नमेंट को इस चीज की नीड होती है कि रिसोर्स की प्लानिंग किस बेसिस पे कर रही है, ताकि हर एक स्टेट की जो नीड्स है वो फुलफिल हो भी पा रही है या फिर नहीं। आगे हम बात करते हैं, अगर हम रिसोर्स की प्लानिंग की बात करें इंडिया में कैसे की जाती है, वो 3 मेजर स्टेप इसमें लिए जाते हैं। पहला होता है आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज, जिसके नाम मेन 4 चीजों के बारे में बात करते हैं। रिसोर्स का मेजरमेंट करना हो कि कितना है, सर्वे करना हो कहां पर है, चेकिंग करना हो कि उसकी मतलब क्वांटिटी क्वालिटी कैसी है, और मैपिंग कर देना कि वो कहां पे लोकेटेड है। उसके बाद दूसरा जो मेजर स्टेप लिया जाता है वो होता है एक प्लानिंग स्ट्रक्चर। प्लानिंग स्ट्रक्चर 3 चीजों के ऊपर काम करेगा। पहला जो होगा वो होगा टेक्नोलॉजी, यानी कि रिसोर्सेज है एक रॉ मटेरियल के तौर पे, उसे टेक्नोलॉजी के तौर पे एक शेप दी जाएगी। दूसरा, उसको काम करने के लिए ऐसे जनों की जरूरत होगी जो उस चीज से रिलेटेड अच्छी खासी नॉलेज रखते हो, यानी कि स्किल ग्रुप की। और तीसरा होगा इंस्टीट्यूशन को एस्टैब्लिश किया जाएगा ताकि वो काम को आगे चल के एग्जीक्यूट किया जा सके। थर्ड जो चीज है वो इंपॉर्टेंट है कि जो भी प्लानिंग की जा रही है रिसोर्सेज को लेकर, तो वो जो रिसोर्सेज है क्या वो हमारे नेशनल डेवलपमेंट में अपना ओवरऑल कंट्रीब्यूशन दे भी रहे हैं या फिर नहीं दे रहे, क्योंकि बात यहां पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट की है, तो हमें यह भी देखना पड़ता है रिसोर्सेज को लेकर कि क्या वो हमारे जीडीपी में अपना कंट्रीब्यूशन दे पा रहे हैं या फिर नहीं दे पा रहे। तो मैचिंग करना काफी ज्यादा जरूरी है। तो कुछ इस तरीके से इंडिया के अंदर रिसोर्सेज की प्लानिंग की जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लैंड रिसोर्सेज के बारे में। देखो लैंड रिसोर्स भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक नेचुरल रिसोर्सेज है, क्योंकि ये सिर्फ एक दो चीज के लिए बल्कि बहुत सारी चीजों के लिए काम आते हैं। इट्स अबाउट नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, इन सभी के लिए काम आते हैं। लैंड इज प्रेजेंट इज लिमिटेड साइज, हमारे यहाँ पर जो लैंड है वो एक लिमिटेड साइज में है, तो इसलिए हम इनका यूज भी इफेक्टिवली तरीके से कर सके। एग्जांपल के तौर पे हमने अगर लैंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें इंडिया के अंदर, वो कैसे कैसे डिवाइडेड है। देखिए 43% तो प्लेन एरिया है जो स्पेशली फॉर एग्रीकल्चर के लिए यूटिलाइजेशन इनका ज्यादा मिलता है। 30% माउंटेन्स एरिया है, टूरिज्म के लिए काफी बेस्ट माने जाता है, ठीक है। और 27% जो है वो प्लेटू रीजन हमें देखने को मिलता है। तो ये तो हो गया ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन। आगे हम बात करके इनके यूटिलाइजेशन के लिए कि लैंड का जो यूज है वो किन किन चीजों के लिए किया जाता है। सबसे पहले लैंड का यूज किया जाता है फॉरेस्ट के लिए, क्योंकि देखो वाइल्ड लाइफ भी काफी ज्यादा जरूरी है। एक वो होता है ना जो साइकिलिंग कहते हैं, तो वो काफी इंपॉर्टेंट रखती है फॉरेस्ट, ठीक है। दूसरा हो गया लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। अब सारा लैंड प्लेन लैंड है तो ये थोड़ी कि उसके ऊपर कल्टीवेशन ही होता रहेगा। कुछ ऐसे लैंड्स होते हैं जो प्लेन तो है बट वो नॉन कल्टीवेटेड है, जिसके अंदर बैरन एंड वेस्ट लैंड आ जाता है, यानी बंजर भूमि जिसे हम कहते हैं। वो लैंड जो कि एग्रीकल्चर के लिए यूज नहीं होता, ट्रांसपोर्ट के लिए सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं। इसके अलावा अदर अनकल्टीवेटेड लैंड, यानी वो लैंड जो कि अनकल्टीवेटेड है, मतलब कि किसी और चीज के लिए, जैसे ग्रेजिंग लैंड हो गया, जैसे मवेशी होते हैं जो चारा चरते हैं उनके लिए, मिसलिनियस ट्री इनके लिए रखा गया, और
और कल्चरल वेस्टलैंड। हालांकि यहाँ पे एग्रीकल्चर की जा सकती है, बस फर्क है कि ये 5 साल से ज्यादा यहाँ पे कोई कल्टीवेशन नहीं हुआ, तो इसलिए कल्चरल वेस्टलैंड की कैटेगरी में इन्हें रखा जाता है। फोर्थ जो होता है फैलो लैंड, ये 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है करंट फैलो लैंड, जिसके अंदर देखा जाता है कि यहाँ पे मोर देन 1 ईयर से ज्यादा कह सकते हो कि यहाँ पे कोई भी कल्टीवेशन हमें नहीं देखने को मिला। और अदर देन फैलो लैंड, जहां पे 1 से लेकर 5 साल तक के बीच में कोई भी एक तरीके से कल्टीवेशन नहीं देखने को मिला। तो ये 2 कैटेगरी होती है। फिफ्थ होता है नेट सोन एरिया, यानी कि वो एरिया जहां पे कम से कम साल में एक बार तो सोइंग हुई हो। उसके अलावा होता है ग्रोस क्रॉप्ड एरिया, इसको भी 2 कैटेगरी में बांटा गया। वो एरिया जहां पे साल में 1 से ज्यादा बार हुई हो या फिर एटलीस्ट एक बार हुई हो, जैसे हरियाणा पंजाब, यहां पे तो हर साल हमें देखने को मिलता है कल्टीवेशन। तो ये इनके बारे में बात हो रही है। तो ये तो था आपका लैंड यूटिलाइजेशन के बारे में। वहीं अगर हम एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग एक डेटा की बात करें तो ये लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया के बारे में बता रहा है कि किस किस तरीके से, एक पाई चार्ट के अकॉर्डिंग बताया गया कि कितना परसेंट लैंड किन किन कैटेगरी में हो रहा है। यहां पे जो डेटा दिया गया आप देख सकते हो, इधर गिवन है 1961 से लेकर 2014-15 का दिया गया। एक चीज के ऊपर आप फोकस कीजिएगा, ये जो आप ब्लू कलर का देख रहे हो थोड़ा, ये 18% है जो कि फॉरेस्ट एरिया है। इसके अलावा ये 23% हो जाता है जो कि आगे चल के बढ़ गया है। तो इसका मतलब क्या है, देखो हर एक के कंट्री के अंदर ना एक नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंग 33% जो है ना वो फॉरेस्ट होना जरूरी है। अभी इंडिया के अंदर कितना है, जैसे 2014 के अकॉर्डिंग 23% है, तो अभी हमें 31% 33% के आसपास इसे लाना है, जो कि प्रेजेंट टाइम में ऑलमोस्ट हम करीब ही है। अब ऐसा क्यों है, देखो डाइवर्सिटी को बनाए रखना काफी ज्यादा जरूरी है। अगर हर जगह हम डेवलपमेंट कर देंगे तो हम अपने जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको कंजर्व नहीं कर पाएंगे, तो हर जगह आर्टिफिशियल चीजें हो जाएगी जो कि हमारे लिए इतनी भी ठीक नहीं है। तो हमें नेचुरल चीजों को कंजर्व करने की काफी ज्यादा जरूरत है। इसलिए नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अंदर हर एक कंट्री के अंदर 33% फॉरेस्ट होना जरूरी होता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया को लेकर, तो ओवरऑल हम 100% में से देखें तो 93% जो हमारा ज्योग्राफिकल लैंड्स है उसको हमने एक तरीके से सर्वे उसका कर रखा है, ये हमारे पास अवेलेबल है। लेकिन जो रेस्ट 7% है इसका हमने एक तरीके से मेजरमेंट नहीं किया है, इसको सर्वे नहीं किया है, और इसके पीछे रीजन भी बताया गया है कि ये ना डिस्प्यूटेड लैंड है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे असम साइड में जो कि चीन के साथ है और जम्मू एंड कश्मीर जो कि पाकिस्तान के साथ है, तो ये ऐसा लैंड है यहाँ पे जो 7% डिस्प्यूटेड एरिया में आता है। लेकिन ओवरऑल हमारे पास जो है वो 93% अवेलेबल लैंड है जिनका हमने सर्वे कर रखा है, मेजरमेंट कर रखा है। इसके अलावा अगर हम अपने खुद के इंडिया के टोटल लैंड एरिया की बात करें तो वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है अपने आप में, और 7% डिस्ट्रीब्यूटेड और 93% अवेलेबल लैंड। नेट सोन एरिया की अगर बात करें ओवरऑल जैसे बताया गया था, तो हरियाणा पंजाब ऐसे जहां पे कल्टीवेशन मोर देन 80% से ज्यादा होती है स्टार्टिंग से। इसके अंदर आप वेस्टर्न यूपी को भी काउंट कर सकते हो। लेकिन अदर देखोगे तो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, अंडमान निकोबार, ये ऐसी जगह है जहां पे सिर्फ 10% से भी कम कल्टीवेशन देखने को मिलती है। तो ये जो नेट सोन एरिया ये भी अलग अलग वेरी करता है अपने आप में। हो सो कि आप लैंड यूज पैटर्न जो है कंप्लीट अच्छे से समझ चुके होंगे। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है जो डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि वो कॉजेज कौन कौन से लैंड डिग्रेडेशन होने के, यानी कि जमीन के खराब होने के। तो बड़े सिंपल से है। सबसे पहले माइनिंग। देखो माइनिंग की वजह से आप जानते हो जो प्लेन लैंड होते हैं उसके अंदर खड्डे खोदे जाते हैं माइनिंग में, तो इस वजह से वो कहीं ना कहीं डिग्रेड हो जाते हैं।